हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th का चैप्टर लाइट, उसके फॉर्मूलेस के बारे में। ठीक है, तो आज हम समझते हैं लाइट चैप्टर के लिए। तो लाइट जो चैप्टर है, इस चैप्टर में हमारे दो पार्ट है। हमें दो पार्ट्स में डिस्कस करना है। वन इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, एंड सेकेंड इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इन दोनों को हम समझेंगे, इनके फॉर्मूलेस क्या क्या है रिलेटेड इससे, तो वो हमें जो यूज करने हैं वो हमें यहाँ पे समझना है। तो सबसे पहले हम आते हैं रिफ्लेक्शन के लिए। तो रिफ्लेक्शन में सबसे पहला चीज आता है हमारे पास, तो वही है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। पहला लॉ यही है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। यहां से एक चीज रहती है। सेकेंड जो फॉर्मूला बनता है वहां से, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो हमें अगर फॉर्मूला हमें मिले तो हम बात करते हैं तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये एक आपका फॉर्मूला बनता है। बहुत बेसिक क्वेश्चंस अगर आते हैं तो वो बनते हैं इससे, वरना एमसीक्यू में आपको ज्यादातर मिलेंगे इस क्वेश्चंस। ठीक है, सेकंड जो उसके बाद आता है, उसके बाद हम पढ़ते हैं मिरर्स के टाइप्स, प्लेन मिरर्स, स्फेरिकल मिरर्स। तो प्लेन मिरर में नॉर्मली ज्यादा ऐसा नहीं है, थ्योरी वाला पार्ट रहता है। न्यूमेरिकल जो आता है उसमें थ्योरी, उसके न्यूमेरिकल जो बनता है वो है स्फेरिकल मिरर से। स्फेरिकल मिरर में एक रिलेशन आता है, दैट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ का, वो समझते हैं। बेसिकली अगर हम बात करें स्फेरिकल मिरर्स में, अगर हम बात करते हैं, दिस इज एक कॉन्केव मिरर है और ये है कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं ये फोकल, यहाँ फोकल आगे मान लीजिए फोकस, ये पोल, तो यहां से यहाँ तक का डिस्टेंस फोकल लेंथ होता है, और यहां से सेंटर तक का, सेंटर ऑफ कर्वेचर तक का डिस्टेंस रेडियस ऑफ कर्वेचर कहा जाता है। सेम चीज अगर उस साइड भी हम बनाते हैं, फोकल लेंथ जहां तक होती है और सी। तो अगर हम बात करें रिलेशन यहां से जो निकल जाता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर इज ऑलवेज ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ। तो हमें यहां से एक चीज मिलती है, जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो हमेशा ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ होता है। आप कॉन्केव ले लीजिए या कॉन्वेक्स ले लीजिए, दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं है। रिलेशन यही है, R इज इक्वल टू 2F। ठीक है, तो ये समझने की बात है। क्लियर हो गया। तो ये आपके यहां से एक रिलेशन निकल के आता है। इसके बाद हमारे पास ऑप्शन हमारे पास रहता है इमेज फॉर्मेशंस, रे डायग्राम्स, वो सब हम बनाते हैं। केसेस होते हैं, कॉन्केव के 6 केसेस होते हैं, और कॉन्वेक्स में फिर आपके 2 केसेस आ जाते हैं। वो आपका रहता है, वो आपको याद होना चाहिए, है ना, प्रॉपर्ली समझना आना चाहिए उसके बारे में। फिर उसके बाद जो हम बात करते हैं, मिरर फॉर्मूला आपका मेन आता है। मिरर फॉर्मूला है वो आपका है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ये आपका क्या हो गया, मिरर फॉर्मूला। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है आपका इसमें। मिरर फॉर्मूला और लेंस फॉर्मूला, इन दोनों पे ही क्वेश्चंस बनते हैं। तो ये वन ऑफ द फॉर्मूला इज 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ये आपका मिरर फॉर्मूला है, जिसमें कि f क्या होता है, फोकल लेंथ होता है, v इमेज डिस्टेंस, u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है, तो आपको एक बार लिख देते हैं, f फोकल लेंथ, ठीक है, v इमेज डिस्टेंस एंड u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। u है आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो ये 3 चीजें आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद इसी के साथ एक और फॉर्मूला बन जाता है मैग्निफिकेशन का। अगर हम बात करें तो मैग्निफिकेशन का भी फॉर्मूला, जो आपको जो न्यूमेरिकल्स करेंगे उनमें एक फॉर्मूला और यूज होगा, इसी के साथ यूज होता है, वो है आपका मैग्निफिकेशन का। m इज इक्वल टू, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, hi/ho होता है। और ये किसके बराबर होता है, माइनस का v/u, माइनस का v/u आपका ये रहता है। क्लियर। तो हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट रहता है, माइनस का v/u आपका ये मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है। क्लियर। इस फॉर्मूले को आपको, ये दोनों फॉर्मूले आपका, ये आपका हो गया पर लेंस मिरर फॉर्मूला और मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला, आप ये डायरेक्टली यूज नहीं करेंगे, इसमें साइन कन्वेंशन का यूज होता है। वो साइन कन्वेंशन अभी हम डिस्कस करेंगे, तो कैसे यूज करना है वो आपको तब बताया जाएगा। क्लियर, यहां तक समझ आ गया। तो ये मिरर का आपका इतना पार्ट रहता है, इसमें आपका साइन कन्वेंशन से क्वेश्चंस होते हैं, आपको करने होते हैं। क्लियर। इसके बाद आता है आपका रिफ्रैक्शन वाला पार्ट आ जाता है। तो रिफ्रैक्शन वाले पार्ट में ज्यादा चीजें आती है। सबसे पहले हम बात करते हैं, तो रिफ्रैक्शन में हम बात करते हैं जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करती है, तो उसमें लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन आ जाते हैं। तो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है, पहला लॉ ये है, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। तो ये सेम ही रहता है रिफ्लेक्शन की तरह। उसमें लॉज ऑफ, उसमें हम बात करते हैं रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं या रिफ्रैक्टेड रे बोलते हैं, बस डिफरेंस यही है। सेकेंड लॉ जो है वो है स्नेल्स लॉ। वो क्या कहता है, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस
टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज इक्वल टू, क्या होता है समझते हैं। ये सपोज करिए मीडियम, ये मीडियम है, यहाँ पे एक मीडियम नंबर 1, मीडियम नंबर 2, ठीक है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैंने मान लिया μ1, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लिया μ2। लाइट ऐसे आई, आके बेंड हो गई, बेंडिंग ऑफ लाइट हुई तो हम कहते हैं रिफ्रैक्शन। तो ये आई हो गया, ये आर हो गया, ठीक है, आई और आर है, क्लियर। तो साइन आई अपॉन साइन आर किसके बराबर होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिस मीडियम में गया डिवाइडेड बाय जिस मीडियम से आया, तो ये उसके बराबर होता है, क्लियर। जिस मीडियम से गया जिस अपॉन जिस मीडियम से आया, तो उसका रेशियो होता है, क्लियर। इसी से इसके साथ एक और पॉइंट याद होना चाहिए हमें कि अगर हम बात करते हैं डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में आता है कोई भी लाइट, अगर डेंसर से रेयर में आएगी इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, डेंसर से रेयर में तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, और रेयर से डेंसर में आएगी टुवर्ड द नॉर्मल, ये आपको याद होना चाहिए, क्लियर। तो साइन आई अपॉन साइन आर, यहां से एक चीज बन गया। अब इसी से एक और चीज समझने की बात है, यहां पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करी हमने, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है उसको भी समझते हैं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू जिसे हम कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। जो अगर हम बात करते हैं, जो लाइट को अगर हम वैक्यूम में फ्लो कराएं तो वो मूव करेगी स्पीड ऑफ लाइट सी से, सी की वैल्यू होती है 3 × 10⁸, है ना, अपॉन वेलोसिटी इन मीडियम। तो अगर हम बात करें इट इज द रेशियो ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, तो ये आपका रेशियो होता है। तो अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, इनवर्स, क्योंकि देखो सी तो कांस्टेंट है, सी की वैल्यू 3 × 10⁸, लाइट की स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा ये तो फिक्स है। तो मीडियम के साथ क्या अगर हम बात करें तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और मीडियम दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होने की वजह से तो हम एक ये भी चीज लिख सकते हैं μ1 अपॉन μ2। अगर हम कंपैरिजन करें, हमें कभी क्वेश्चन आ जाता है, एक क्वेश्चन आता है इससे कि लाइट वाटर से ग्लास में आ रही है, ये ग्लास से वाटर में जा रही है, तब हम एक यूज फॉर्मूला यूज करेंगे। ऐसे हम बोल देंगे 1 मीडियम को वाटर मान लिया और 2 वाले को ग्लास मान लिया, तो μ1 अपॉन μ2 किसके बराबर हो जाएगा, v2 अपॉन v1, क्योंकि ये एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। μ1 अपॉन μ2 और v2 अपॉन v1 होंगे बिकॉज म्यू और v एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो इससे हमारा स्नेल्स लॉ और एक और इंप्रूव कर जाता है, हम बोलते हैं v1 अपॉन v2, ठीक है जी। तो हमारा साइन आई अपॉन साइन आर μ2 बाई v1 था ही, ये तो हम कम यूज करेंगे, लेकिन ज्यादातर हम यूज करेंगे इस वाले पार्ट को, μ2 बाई v1 इज इक्वल टू v1 बाई v2, क्लियर। कभी कभी क्वेश्चंस में वेवलेंथ के साथ काम आ जाता है, तो वेवलेंथ के लिए आप याद रखिएगा वो वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, वेवलेंथ जो होता है वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। बहुत रेयर क्वेश्चन आते हैं, ऐसा तो आता नहीं है 10th में, 10th लेवल में नहीं है, लेकिन अगर हम बात करते हैं तो आपको आइडिया होना चाहिए। तो वेवलेंथ जो होता है वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो आपका ये कंप्लीट स्नेल्स लॉ अगर हम बात करें तो इस तरीके से ही यूज हो जाएगा। तो आपका ये फॉर्मूला बन गया, ठीक है। तो आपको ये चीज समझ आनी चाहिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, और एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होने की वजह से ये आपका फॉर्मूला इस तरह से बन जाता है, क्लियर। यहां तक समझ आ गया होगा, ये चीज पता लग गई, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं इसके बाद, ये तो आपका स्नेल्स लॉ है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं, तो इसके बाद आता है आपका टाइप्स ऑफ लेंसेज, कॉनकेव और कॉन्वेक्स, ठीक है। उनमें भी सबसे पहला फॉर्मूला यही सेम आ जाता है, जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ होता है, ये सेम ही चीज है, कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स हो, आपको उसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेंस हो या मिरर हो, R इज इक्वल टू 2 टाइम्स f, ये आपको ध्यान आराम से लगा देना है, क्लियर। उसके बाद जैसे यहाँ पे मिरर फॉर्मूला था, वहां पे आता है लेंस मेकर फॉर्मूला। अब हम वो समझते हैं क्या है, बिल्कुल पास पास देखिए, कंफ्यूजन लोगों को बहुत होती है। यहां है 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन यू, इधर आके ये क्या हो जाता है 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू, ये फॉर्मूला बन जाता है। डिफरेंस क्या है, यहां प्लस था वहां माइनस है, बिल्कुल पास पास हम लिख देते हैं, ठीक है। तो पास पास है तो समझना है, मिरर में प्लस होता है, लेंस में माइनस हो जाता है, मिरर में ये प्लस है, वहां जाके वो माइनस हो गया, क्लियर। सेकंड चीज मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला, जैसे यहां पे हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तो होता ही है, ये तो बेसिक डेफिनेशन है। यहां पे माइनस वी अपॉन यू, यहां आके प्लस का वी अपॉन यू हो जाएगा, तो ये आपका मैग्निफिकेशन का भी फॉर्मूला बन गया। दोनों फॉर्मूले से आपको देखने हैं, थोड़ा सा डिफरेंस है, यहाँ प्लस है वहां माइनस है। बहुत सारे जो लोग गलती करते हैं वो पेपर में यही गलती करते हैं कि भैया क्वेश्चन हमने कर दिया मिरर वाला, ठीक है, दिया गया था लेंस, कैसे कर दिया क्वेश्चन हमने मिरर वाला, भैया हमने क्या कर दिया, गलती से प्लस लिख दिया, दिया गया था माइनस। तो आपको ये ध्यान रखना है, जैसे क्वेश्चन आए चेक करना है कौन की मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है या लेंस दे रखा है।
जैसे ही आपको लेंस दिएगा तो ये वाला फॉर्मूला लिख देना है, अगर मिरर देगा तो ये वाला फॉर्मूला लिख देना है, मैग्निफिकेशन का भी फॉर्मूला साथ ही साथ लिख देना है। क्लियर? अच्छा, अब बात आती है ये दोनों फॉर्मूले आप ऐसे यूज कर सकते हैं क्या? नहीं यूज कर सकते। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, यहाँ क्या है, इसके लिए साइन कन्वेंशन चाहिए होती है। वो साइन कन्वेंशन अब समझ लीजिए, हम दोनों के लिए साइन कन्वेंशन एक साथ कंबाइन करके बता रहे हैं, ठीक है? तो साइन कन्वेंशन जो है वो आपको समझना है, कंबाइंड है, जो इसके लिए और इसके लिए दोनों के लिए साइन कन्वेंशन सेम है, डिफरेंस नहीं है, ठीक है? कंफ्यूज नहीं होना है। तो समझते हैं पहले साइन कन्वेंशन में आते हैं। u इज ऑलवेज नेगेटिव। पहली चीज, आपका u हमेशा नेगेटिव होगा। आपका u इसका हो उसका हो कोई का भी हो, u हमेशा नेगेटिव होगा। u आपका नेगेटिव रहेगा। u मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव रहेगा। क्लियर? सेकंड, फोकल लेंथ के लिए अगर आते हैं f के लिए, f में केस है, f में दो केस बनते हैं, एक होता है कॉनकेव और एक होता है कॉन्वेक्स। अगर आपको कॉनकेव दिख जाए तो सीधा मान लेना फोकल लेंथ नेगेटिव, और कॉन्वेक्स दिख जाए तो फोकल लेंथ पॉजिटिव। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है? तो ये साइन कन्वेंशन है, ये ध्यान रखना है आपको। मिरर के लिए हो, लेंस के लिए हो, f हमेशा याद रखना, कॉनकेव के लिए नेगेटिव, कॉनकेव मिरर हो या कॉनकेव लेंस हो f नेगेटिव, कॉन्वेक्स लेंस हो या मिरर हो उसके लिए पॉजिटिव। तो ये आपको साइन कन्वेंशन याद रखनी है, ठीक है? v आपका निकल के आपका ऑटोमेटिकली आएगा। समझ आ गया? अब उसके बाद ना एक चीज और आपको थोड़ा बता देते हैं, मैग्निफिकेशन से हमें काफी चीजें सीखने को मिलती है, वो अभी हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम फॉर्मुले और बात कर लेते हैं क्या क्या हमें मिलेंगे। फिर आता है पावर ऑफ लेंस का फॉर्मूला, जो आपको लास्ट में मिलता है, वो है पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस P, ठीक है? तो उसका फॉर्मूला होता है, पावर ऑफ लेंस का फॉर्मूला होता है पावर इज इक्वल टू 1 फोकल लेंथ इन मीटर। किसमें रखनी है? मीटर में। फोकल लेंथ अगर हमें मीटर में रखनी है, लेकिन जनरली क्या होता है, आपको मीटर में नहीं देता, वो किसमें देता है? सेंटीमीटर में देता है। तो सेंटीमीटर में देता है तो इसका फॉर्मूला और हो जाएगा 100/f इन सेंटीमीटर। आप सेंटीमीटर में दिया है ना, तो सेंटीमीटर में रखो, बस ऊपर 100 मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है? तो अपने आप हमने क्या किया, मीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया, और कुछ नहीं किया, बस हमने यही किया। तो पावर इज इक्वल टू इस तरीके से आता है, 100 फोकल लेंथ इन सेंटीमीटर रख दीजिए, या फिर 1/f इन मीटर, मीटर में कन्वर्ट कर दीजिए, तब उसके बाद रख दीजिए। क्लियर? कॉम्बिनेशन आ जाता है, अगर हम बात करें कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, कॉम्बिनेशन में अगर हम बात करें तो पावर क्या हो जाएगा, पी नेट जो रहता है वो किसके बराबर हो जाता है? P1 प्लस P2 प्लस P3 एंड सो ऑन। सारे पावरों को ऐड करते चल जाओ। हाँ जी, एक और चीज ध्यान रखनी है, पावर में भी साइन कन्वेंशन लगती है। पावर में भी साइन कन्वेंशन, अगर कॉनकेव लिखा होगा, कॉनकेव लेंस होगा तो नेगेटिव होगी पावर, कॉन्वेक्स होगा तो पॉजिटिव होगी। आपको यहाँ पे प्लस माइनस के हिसाब से ही करना है। अगर बोला कि कॉनकेव है और एक कॉन्वेक्स है, तो कॉनकेव वाला नेगेटिव रखोगे और कॉन्वेक्स वाला पॉजिटिव रखोगे। कॉनकेव वाला नेगेटिव होने की वजह से क्या करेगा, वो माइनस में चले जाएगा, ठीक है? माइनस होगा। तो आपको याद रखना है साइन कन्वेंशन के साथ काम करना है। पावर हमेशा साइन कन्वेंशन के साथ काम होता है, और पावर की यूनिट जो होती है वो होती है डायोप्टर। पावर की यूनिट होती है डायोप्टर, ठीक है? तो अगर इससे एक और रिलेशन निकाल सकते हैं, अगर हमें फोकल लेंथ बोला जाए, नेट फोकल लेंथ मतलब कॉम्बिनेशन का फोकल लेंथ, तो हम यहां से एक और बना सकते हैं। इसी फॉर्मूले को मॉडिफाई कर दिया, हमें पता है f नेट 1/f नेट हो जाएगा, क्योंकि पावर क्या होता है, 1/f होता नहीं होता है। तो 1/f नेट इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3 एंड सो ऑन। तो इस तरह से ये बनता चले जाता है। क्लियर? तो ये आपके सारे फॉर्मूलेज आपको यूज होते हैं। क्लियर? वापस एक बार समझते हैं। सबसे पहले एक बार रिवाइज करते हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, समझ आ गया? सेकंड, रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होता है, ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ होता है। ये आपको पता होना चाहिए, लेंस के लिए भी और मिरर के लिए, दोनों के लिए, ठीक है? मिरर के लिए फोकल जो आपका मिरर फॉर्मूला होता है वो होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। क्लियर? और उसका मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। डेफिनेशन होती है मैग्निफिकेशन की, इट इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। hi अपॉन h0 हो गया, इज इक्वल टू माइनस v अपॉन u। इसमें माइनस होता है, ठीक है? और यही चीज अगर लेंस मेकर में आ जाएंगे तो यहाँ पे 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u हो जाएगा, और m जो होगा वो प्लस का v अपॉन u हो जाएगा। साइन थोड़े से चेंज है, ध्यान रखने का, इंपॉर्टेंट, ठीक है? फिर उसके बाद स्नेल्स लॉ जो होता है sin i अपॉन sin r इज इक्वल टू μ2 बाय μ1, और हमें पता है म्यू जो होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वेलोसिटी के, तो μ2 बाय v1 किसके बराबर हो जाएगा, v1 बाय v2। और वेलोसिटी और वेवलेंथ सेम होते हैं, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, तो लैम्डा बाय λ1 λ1 अपॉन λ2 आपको ये कन्वर्ट कर सकते हो, स्नेल्स लॉ यूज हो जाएगा, ठीक है? अब आता है साइन कन्वेंशन। हम बात करें तो u ऑलवेज नेगेटिव, आपका u मिरर हो लेंस हो नेगेटिव, ठीक है, रहेगा आपका नेगेटिव। f जो फोकल लेंथ है कॉनकेव के लिए नेगेटिव रहती है, कॉन्वेक्स के लिए पॉजिटिव रहती है, ये याद रखना है आपको, ठीक है?
उसके बाद आपको यूज होगा पावर का फॉर्मूला, पावर इज इक्वल टू 1 अपॉन फोकल लेंथ इन मीटर। तो 1 अपॉन फोकल लेंथ इन मीटर आपको यूज करना है। क्लियर? अगर वो मीटर में नहीं देगा, सेंटीमीटर में देगा, तो 100 अपॉन एफ इन सेंटीमीटर यूज कर लेना है। क्लियर? और पावर का जो कॉम्बिनेशन ऑफ पावर है, मतलब अगर हमारे 2-3 लेंस एक साथ कंबाइन कर दिए गए हैं तो उसके लिए क्या हो जाता है, P इज इक्वल P नेट इज इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3 एंड सो ऑन। फोकल लेंथ के अगर हम उसमें कन्वर्ट करना चाहें तो पावर इज इक्वल टू 1 अपॉन फोकल लेंथ, तो 1 अपॉन एफ नेट इज इक्वल टू 1 अपॉन f1 f2 f3 ऐसे करके आपको लिखना है। क्लियर? अब एक चीज हम थोड़ा सा और डिस्कस करना चाहते हैं। यहां पे हमें क्वेश्चन में कभी कभी नेचर के बारे में पूछेगा, व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज, व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म। तो नेचर मिरर में हो या लेंस में हो, दोनों के लिए एक ही हम रूल फंडा बताते हैं। सबसे सिंपल है, मैग्निफिकेशन निकाल लीजिए। आपको क्या करना है, मैग्निफिकेशन निकालना है। प्रॉपर साइन कन्वेंशन यूज करके मैग्निफिकेशन निकाल दीजिए। अगर आपका मैग्निफिकेशन दो केस हो सकते हैं, या तो नेगेटिव आएगा या तो पॉजिटिव आएगा। अगर आपका मैग्निफिकेशन नेगेटिव है, ठीक है, तो इमेज जो है वो है रियल एंड इन्वर्टेड। सीधा लिख देना नेचर में, इट इज रियल एंड इन्वर्टेड। पॉजिटिव है तो वर्चुअल एंड इरेक्ट। ये चीज क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, नेचर कैसा है। तो आप मैग्निफिकेशन निकालिए फॉर्मूला यूज करके, सब कुछ मिरर में या लेंस में, दोनों में से कोई भी निकालिए। फिर एम निकाल लेंगे। एम निकालने के बाद आप चेक करेंगे, तो अगर नेगेटिव आ रहा है एम तो रियल एंड इन्वर्टेड, पॉजिटिव आ रहा है तो वर्चुअल एंड इरेक्ट। समझ आ गया? इसके बाद अब क्या करना है, जो मैग्निफिकेशन जो भी दिया गया ना आपको, उसके साइन को भूल जाना है। मतलब अगर -2 आया है तो माइनस भूल जाइए, +2। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ भी अगर आपको जैसे माइनस का 1 वो दिया गया है, माइनस का 1.2 आया है, तो माइनस साइन भूल जाइए, खाली वैल्यू पे ध्यान दीजिए। ठीक है? तो इसको हम मॉड फंक्शन कहते हैं। हम क्या कहते हैं, मॉड फंक्शन। कि भैया मैग्निफिकेशन का खाली पॉजिटिव वैल्यू को ध्यान रखना है। अगर आपका जो आपने वैल्यू निकाला मैग्निफिकेशन का, वो पॉजिटिव या नेगेटिव उसको भूल जाए, साइन को भूल जाइए, तो आपके 3 केस बन सकते हैं। ठीक है? 3 केस क्या है, या तो वैल्यू लेस देन 1 होगी, या तो वो लेस देन 1 होगी, या इक्वल टू 1 होगी, या फिर मोर देन 1 होगी। मोर देन 1। ठीक है? जैसे -2 है तो -2 में आप माइनस को भूल जाइए, खाली 2 को याद रखिए। तो 2 कौन से केस में आ रही है, मोर देन 1। ठीक है? और अगर सपोज करिए जैसे 0.6 है, माइनस का 0.6, माइनस को भूल जाइए, 0.6 है, लेस देन 1 में आ रही है। तो लेस देन 1 में तो क्या होगा, स्मॉल साइज। क्या आएगा आपको याद रखना है, स्मॉल या डिमिनिश्ड। इक्वल टू 1 में सेम साइज, और ग्रेटर देन 1 में एनलार्ज्ड, बड़ी। ठीक है? तो आपको अगर नेचर निकालना है तो नेचर निकालने के लिए आपको मैग्निफिकेशन देखना है। मैग्निफिकेशन में अगर नेगेटिव है तो रियल एंड इन्वर्टेड, पॉजिटिव है तो वर्चुअल एंड डायरेक्ट। ये चीज याद रहेगी। फिर उसके बाद अगर वो लेस देन 1 है, स्मॉल साइज, ग्रेटर देन, अगर उसका वैल्यू हटाना है, मॉड फंक्शन, मतलब उसकी जो पॉजिटिव नेगेटिव उस भूल जाना है, खाली वैल्यू को देखना है। अगर वो ग्रेटर देन 1 है तो एनलार्ज्ड। ठीक है? इक्वल टू 1 है, सेम साइज, और लेस देन 1 है तो स्मॉल साइज। एग्जांपल से समझा देते हैं। मेरे को अगर मैग्निफिकेशन निकला है मेरा किसी तरह से माइनस का 1.8, ठीक है, तो माइनस साइन है तो इसका मतलब है रियल एंड इन्वर्टेड। अब मैं माइनस साइन को छिपा लूंगा, तो 1.8 है, 1.8 1 से बड़ा है, तो इसका आंसर आ जाएगा एनलार्ज्ड। तो रियल, इन्वर्टेड एंड एनलार्ज्ड। तो ये आपका तरीका होता है, मैग्निफिकेशन से आप नेचर निकाल सकते हैं। क्लियर? तो ये इस तरीके से ये सारे आपके जो फॉर्मुलेज हैं, ये सारे मेथड्स हैं जो आपके यूज होने वाले हैं इस स्लाइड चैप्टर के लिए। ठीक है? तो आप क्या करिए, इन फॉर्मुलेज का एक पढ़िए, इनके न्यूमेरिकल्स करिए। तो उसके बाद आपका जो सिंपल है, ये नहीं है कि आप फॉर्मूला लिए तो लास्ट मोमेंट में आपको पढ़ने के लिए। ठीक है? ये लास्ट मोमेंट में आपको इन चीजों का रिवाइज करने में आपको हेल्प करेगा। ये चीज इनको करिए, यूज करिए, पहले आप पढ़िए, इनको यूज करके आप फॉर न्यूमेरिकल्स करिए, एक बार आपका फ्लो बन जाएगा, फिर ये लास्ट टाइम में बहुत अच्छी तरह से आपको बेनिफिट करेंगे। ठीक है? चलिए आज के लिए इतना ही करते हैं। बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम्स।